नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साथ में सीखें पर आपका स्वागत है। CDP की श्रृंखला में ये हमारी दूसरी वीडियो है और वीडियो आगे आती रहेंगी। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान के जनक और महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। ये उन पे पहला एपिसोड है और बहुत सी चीज़ों और की पॉइंट्स को शामिल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन मैं इन पे एक वीडियो और बनाऊंगा और इसके साथ ही इनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण टॉपिक लगभग कवर हो जाएंगे। तो आइए विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक और संज्ञानवादी विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे के बारे में सीखते हैं, जानते हैं। लेकिन इसके पहले इंट्रो तो लगाओ भाई। क्लास की शुरुआत करते हैं जीन पियाजे के परिचय से। जीन पियाजे एक प्रसिद्ध स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन किया था। जीन पियाजे को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि बाल मनोविज्ञान की शुरुआत जीन पियाजे ने ही की थी। इनका जन्म 9 अगस्त 1986 को स्विट्जरलैंड में हुआ था और इन्होंने किन क्षेत्रों में काम किया इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो इनके वर्किंग सेक्टर्स जो थे वो थे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी। इनकी जो प्रसिद्धि थी वो कंस्ट्रक्टिविज्म, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस और ईगोसेंट्रिज्म में इनके कार्यों के द्वारा इनकी प्रसिद्धि हुई। लेकिन अगर बात करें इनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि किस विषय या किस सब्जेक्ट को लेकर के हुई या किस विषय पे कार्य करने से इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी, तो वो थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब जब ये इतने महान मनोवैज्ञानिक हैं और इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, तो जाहिर सी बात है इन पे कुछ लोगों का प्रभाव भी पड़ा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनके ऊपर किन लोगों का प्रभाव पड़ा था। तो इनके ऊपर जिन लोगों का प्रभाव पड़ा था उनमें इमैनुएल कांट, हेनरी बर्गसन, पियरे जेनेट, जेम्स मार्क बाल्डविन आदि शामिल हैं। जब ये इतने बड़े मनोवैज्ञानिक हैं तो इनसे भी कुछ लोग जरूर प्रभावित हुए होंगे, या इनके कार्यों को देख करके या इनके कार्यों से प्रेरणा लेकर के, सीख लेकर के अपना कार्य स्टार्ट किया होगा या अपनी थ्योरी दी होगी। तो इनसे जो लोग प्रभावित हुए या जो मनोवैज्ञानिक इनसे प्रभावित हुए उनमें जेरेम ब्रूनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, रॉबर्ट कीगन, हार्वर्ड गार्डनर और लेव वाइगोत्स्की आदि शामिल हैं। अब जीन पियाजे के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो जीन पियाजे मूल रूप से एक प्राणी विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने जंतु विज्ञान में पीएचडी की उपाधि धारण की। उनके कार्यों ने उन्हें एक मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्धि दिलवाई थी। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिकों में सर्वाधिक प्रभावशाली माने जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कहाँ से की। तो मनोविज्ञान के प्रशिक्षण के दौरान वे अल्फ्रेड बीने के प्रयोगशाला में जब बुद्धि परीक्षण पर कार्य कर रहे थे, उसी समय उन्होंने विभिन्न आयु के बच्चों के द्वारा चारों ओर के बाह्य जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन करना शुरू किया था। और इसके साथ ही आपको हम बता दें कि उन्होंने अपने खुद के बालकों के ऊपर भी अध्ययन किया, जिनमें उनके बच्चों के नाम थे जैकलिन, लॉरेंट और लुसियन। उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया और उसके बाद जो उनको निष्कर्ष प्राप्त हुआ, और उसके साथ ही साथ कई अन्य बच्चों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो
उसके आधार पे उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी। उनकी 1923 से 1932 के बीच 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैसे तो जीन पियाजे ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन मैं कुछ पुस्तकों का नाम लेना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड द थॉट ऑफ द चाइल्ड, और एक और बुक है द ओरिजिन्स ऑफ इंटेलिजेंस इन चिल्ड्रेन। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और वैसे तो उन्होंने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो सबका उल्लेख करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो थी उनका हमने उल्लेख कर दिया है। अब इनकी जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1989 को हुई थी। आइए हम देखते हैं जीन पियाजे क्या कहते हैं। तो पियाजे के अनुसार कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों यानी स्टिमुलेंट्स से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। एक लाइन कह रही है कि अगर कोई उद्दीपक है, तो कोई अगर व्यक्ति है तो वो तुरंत उससे प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है ना, उसके बाद कोई वो प्रतिक्रिया करेगा। जैसे अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और आपके आसपास एक सांप के जितनी बड़ी और मोटी रस्सी अगर लगाई जाए आपके आसपास, तो आप सीधे नहीं कहोगे कि ये सांप है। आप पहले उसे पहचानने की कोशिश करोगे और फिर आप उसको अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ के देखोगे कि ये सांप है या रस्सी है। और उसके बाद जब आपका मस्तिष्क ये आपको सूचना दे देगा कि नहीं ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है, तो आप उसके अनुसार प्रतिक्रिया करोगे। यानी कि डायरेक्ट उद्दीपक से प्रभावित होकर के आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करोगे। या इसी प्रकार अगर आपकी आंखें बंद हो, अंधेरा हो कमरे में, और आप एक सांप को एक तरह से आपका पैर सांप पे पड़ जाए, तो आप पहले उस चीज़ को अपने अनुसार या अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार या आप अपनी स्मृति में उस चीज़ को रिकॉल करोगे, और उसके बाद आप ये कंफर्म करोगे कि हाँ ये सांप है, और उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। यानी कि हमने पिछली वीडियो में जो आपको बताया था संज्ञान के बारे में, तो संज्ञान में हमारी कई सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें आपकी स्मृति हो गई, पूर्व ज्ञान हो गया, है ना, और आपका प्रत्यक्षीकरण हो गया। ये सारी चीज़ें संज्ञान के अंदर आती हैं। तो हमारी जो संज्ञानात्मक संरचना है, जिसमें हमारा पूर्व ज्ञान और स्मृति ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच क्या करती है, मध्यस्थता का कार्य करती है। और इसी के अनुसार हम अपना कोई भी कदम उठाते हैं या उसी के अनुसार हम अपना कार्य करते हैं। अब जिन पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना क्या विचार दिया, इसको जानते हैं। तो पियाजे ने बुद्धि के विषय में अपना तर्क दिया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। उन्होंने इससे पूर्व में प्रचलित कारक का कि बुद्धि जन्मजात होती है का खंडन किया था। देखिए, जिन पियाजे साहब ने ये बताया या ये तर्क दिया कि जो बुद्धि है वो जन्मजात नहीं होती है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, हमें विभिन्न माध्यमों से ज्ञान प्राप्त होता जाता है, हम अलग-अलग अनुभव करते हैं, और अपने चिंतन और अपने तर्क के माध्यम से हम अपनी बुद्धि का विकास करते हैं। जबकि पहले जो मनोवैज्ञानिक थे वो ऐसा मानते थे या ऐसा सोचते थे कि जो बुद्धि है वो जन्मजात होती है। तो इस बात का उन्होंने खंडन किया और उन्होंने बताया कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता है और बुद्धि का विकास भी संभव होता है। प्रारंभ में बच्चा केवल सरल संप्रत्ययों को ही सीखता है, और जैसे-जैसे उसका अनुभव बढ़ता है, बुद्धि का विकास होता है और आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे जटिल संप्रत्ययों को भी सीखता है। और इनका कहना बिल्कुल सही भी है
जैसे जैसे बालक बढ़ता जाता है तो उसके संज्ञानात्मक विकास में बढ़ोतरी होती है और उसके आधार पे वो अलग अलग नई नई चीज़ों को सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा है तो आप उसे टॉफ़ी दे और उस तरह की कोई और भी चीज़ दे और कह दे कि ये टॉफ़ी है, तो उस समय के लिए उस तरह की जितनी वो चीज़ें देखेगा उसको लगेगा कि सारी चीज़ें टॉफ़ी हैं। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी और उसको अलग-अलग सोर्स से ज्ञान मिलता जाएगा, तो वो उन चीज़ों में अंतर तलाश लेगा और उसको पता चल जाएगा कि ये टॉफ़ी है और ये कोई दूसरी चीज़ है, भले ही उसका स्वाद मीठा क्यों ना हो। तो वही इनका कहना है कि जैसे-जैसे आयु बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे वह जटिल संप्रत्ययों को भी सीखता जाता है। अब हम देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया एवं संरचना को, यानी कि स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जिन पियाजे साहब जो हैं वो संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में मुख्यतः दो बातों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें पहली जो चीज है वो है संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है अनुकूलन यानी कि अडप्टेशन। तो हम देखते हैं सबसे पहले संगठन को। संगठन के बारे में इन्होंने क्या बताया है? संगठन के बारे में पियाजे साहब बोलते हैं कि संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकृत तथा बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है, जो इसे बाह्य वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके कार्यों को संगठित करता है। दूसरे शब्दों में संगठन से तात्पर्य बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उनकी विभिन्न मानसिक क्रिया पृथक पृथक कार्य नहीं करती है, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करती है। वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। इसे एक तरह से और हम बता सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बालक है तो उसे ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उसे ज्ञान छूकर, देखकर, सुनकर, महसूस करके या पढ़ करके या चिंतन से और तर्क से जो उसकी समझ तैयार होती है या जो उसको ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान से जो समझ तैयार होती है, वो ज्ञान और वो समझ ही उसे बाह्य वातावरण से समायोजन करने में सहायता करता है। अब जैसे एक आसान सा उदाहरण देखिए, एक बालक जो है एक सांप देखता है, तो वो क्या करता है कि पहले वो अपने स्मृति में सांप से संबंधित सूचनाओं को तलाशता है और फिर उसके बाद में चिंतन करता है कि उस सांप को देख करके वो भाग जाए या फिर उस सांप से लड़ाई करे, यानी कि उसको मारने का प्रयास करे। और उसके बाद उसके बाद उससे संबंधित उसके मन में तर्क भी आते हैं कि अगर भागा जाए तो क्यों भागा जाए, या अगर सांप को मारा जाए तो क्यों मारा जाए। इसलिए वो अपने आप को तर्कपूर्ण रूप से समझाता भी है कि ये कारण है कि सांप से भाग जाया जाए डर करके या फिर उसको मारा जाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, जबकि इसके विपरीत अनुकूलन जो है वो क्या करता है? अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। अनुकूलन यानी कि अडप्टेशन। तो अडप्टेशन के बारे में पियाजे साहब बोलते हैं कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी कि अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बालक अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करने की कोशिश करता है, और ये जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है, यानी कि एक बालक जन्म से ही अपने आप को बाहरी वातावरण के साथ समायोजित करने का प्रयास करने लगता है।
अब इसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी है, आइए उसको देखते हैं। इसमें पहली प्रक्रिया है वो है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। तो मूल रूप से आत्मसातीकरण एक नई वस्तु, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, वास्तु लिख दिया गया है, तो एक नई वस्तु है ना, वस्तु यहाँ पे होगा, इसको वस्तु कर लीजिएगा। एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। यानी कि अगर हम आत्मसातीकरण को देखें तो एक नई वस्तु या घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है आत्मसातीकरण। जैसे यदि हम एक बालक के हाथ में टॉफी रख दें तो वह तुरंत अपने मुंह में डाल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि टॉफी एक खाद्य वस्तु है। यहाँ बालक अनुकूलन के द्वारा खाने की क्रिया को आत्मसात कर रहा है, अर्थात पुरानी बौद्धिक क्रिया को नवीन क्रिया के साथ समायोजित करता है। अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। जिन पियाजे के शब्दों में नए अनुभव का आत्मसातीकरण करने के लिए अनुभव के स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है, जिससे वह पुराने अनुभव के साथ मिला जुलाकर संज्ञान के एक नए ढांचे को पैदा करना पड़ता है। इससे बालक के नए अनुभवों में परिवर्तन होते हैं। लेकिन जिन पियाजे कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को या किसी नए चीज़ का आत्मसातीकरण करना चाहेंगे तो आपका जो अनुभव है उसके स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और आप अपने पुराने अनुभव के साथ इसको मिला करके एक नए संज्ञानात्मक ढांचे को पैदा करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपके जो अनुभव हैं उनमें परिवर्तन आएंगे। जैसे टॉफ़ी वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे बालक एक टॉफ़ी खाता है तो वो मीठा लगता है। अब उसमें टॉफ़ी का एक अलग प्रकार दिया जाए और उसमें कुछ फ्लेवर्ड टॉफ़ियाँ आ जाए, जैसे इलायची फ्लेवर टॉफ़ी रहे, तो अब उसके अंतर्गत उसके अनुभव में परिवर्तन होगा कि ये तो टॉफ़ी थी, लेकिन एक टॉफ़ी ऐसी भी होती है जिसमें क्या होता है, इलायची का स्वाद आता है। इसी प्रकार कुछ अन्य लीची के फ्लेवर वाली टॉफ़ी अगर वो खाएगा तो उसके अनुभव में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, परिवर्तन आएगा, और उन चीज़ों को वो आत्मसात करता जाएगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है समाविष्टीकरण, जिसे समंजन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे अकोमोडेशन बोलते हैं। तो समाविष्टीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, जिससे वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके। इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे कोई बालक है और उसे मन किया कि हम कोल्ड ड्रिंक, जैसे मान लेते हैं कि उसने माउंटेन ड्यू पीने की इच्छा जाहिर की, लेकिन जब वो दुकान पे जाता है तो उसे वहाँ माउंटेन ड्यू नहीं मिलता है, तो वो क्या करेगा कि कहेगा कि अब मुझे माउंटेन ड्यू अगर आपके पास नहीं है तो मुझे आप पेप्सी ही दे दीजिए। तो ये क्या कर रहा है, ये पूर्व में सीखी गई योजना, या एक तरह से कहिए कि जो वो सोच रहा है अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या करता है कि उससे संबंधित या उसी की तरह की दूसरी चीज को लेने की कोशिश करता है। एक और उदाहरण लेते हैं। जब एक बालक को टॉफी के स्थान पर रसगुल्ला देते हैं तो बालक यह जानता है कि टॉफी मीठी होती है, पर वह अपने मानसिक संरचना में परिवर्तन लाता है और इसमें नई बातें समंजन या समाविष्टीकृत करता है, और बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए जोड़ता है कि टॉफी और रसगुल्ले दोनों अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन दोनों का स्वाद क्या है, मीठा होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग इससे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो समंजन या समाविष्टीकरण को आत्मसातीकरण की एक पूरक प्रक्रिया माना जाता है।
बालक अपने वातावरण या परिवेश के साथ समायोजित होने के लिए जिनका सहारा आवश्यकता अनुसार लेते रहते हैं। तो समंजन जो होता है आत्मसातीकरण का ही पूरक होता है, और इसमें ये होता है कि अगर कोई इच्छित वस्तु न मिले तो उससे संबंधित या उसकी तरह किसी वस्तु से काम चला लिया जाए, तो ये हमारा एक तरह से कहिए कि समंजन कहलाएगा। अब देखते हैं संज्ञानात्मक संरचना यानी कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक के मानसिक संगठन से है, अर्थात मानसिक योग्यताओं के सेट से है। अलग अलग आयु में बालकों की संज्ञानात्मक संरचना अलग अलग हुआ करती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है यह संज्ञानात्मक संरचना सरल से जटिल बनती जाती है। संज्ञानात्मक संरचना को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि बालक के अंदर कितना ज्ञान है, उसकी स्मृति किस प्रकार की है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में हमने जो चीज़ें बताई थी या जो जो उसके भाग बताए थे, उन सब का उसके अंतर्गत कितना विकास हो पाया है या उसकी बुद्धि का विकास कितना हो पाया है, ये सारी चीज़ें आपके संज्ञानात्मक संरचना के सेट के अंदर या संज्ञानात्मक संरचना के अंतर्गत आती है। जैसे यहाँ पे एक लाइन में हमें दिख रहा है कि संज्ञानात्मक संरचना से तात्पर्य बालक के मानसिक संगठन से है, अर्थात मानसिक योग्यताओं के सेट से है। तो आई थिंक आप इस चीज को समझे होंगे। अब देखते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है कि मानसिक संक्रिया या प्रचालन, है ना, जिसे मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। तो बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाले चिंतन को ही मानसिक संक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर बालक के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या को हल करने के लिए जो भी वो अपने मानसिक रूप से चीज़ों को सोचता है, वो सारा जो चिंतन है या सारी जो क्रियाएं हैं वो मानसिक संक्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक बालक से अगर कहा जाए कि 2+2 क्या होगा, तो अब इस सवाल का जवाब देने में बालक जितना समय अपने मस्तिष्क में जो जो चीज़ें सोचता है या जिस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करता है, तो ये प्रक्रिया पूरी उसकी मानसिक संक्रिया या मेंटल ऑपरेशन कहलाएगा, और उसके बाद वो हमको आउटपुट बता देगा कि 2 और 2 को जोड़ने पर 4 होता है। तो क्लियर है ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगली बात आती है कि स्कीम्स क्या होती है। तो हम स्कीम्स के बारे में देखते हैं कि स्कीम्स क्या होती है। तो यह बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का अभिव्यक्त रूप होता है, अर्थात मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स होता है। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं। जैसे कि बालक अगर कोई समस्या का समाधान करता है और हम उससे पूछे कि ये तुमने कैसे किया, तो वो जिस तरीके से समस्या का समाधान किया रहता है उसको वो बताता है। जैसे अभी हमने एक प्रश्न लिखा था कि 2 और 2 को जोड़ने पर क्या होगा, तो बालक ने जवाब दिया कि 4। तो अब हम उससे पूछेंगे कि ये तुमने कैसे किया, तो बालक अगर हमें बताता है कि देखिए हमने 1+1+1+1 इस प्रकार से जोड़ करके बताया कि 4 जवाब आया, तो ये जो क्रिया है जो उसने हमें बताया कि हमने ये जवाब इस तरह से लाया, तो ये जो उसके बताने का या समस्या समाधान के लिए किए गए चिंतन का जो अभिव्यक्त रूप है, यही हमारा स्कीम कहलाता है। देखते हैं स्कीमा को। तो स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्याख्यायित करने हेतु विद्यमान होती है। अब हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि ये क्या है। तो अगर कोई बालक है, उसे हम एक कुत्ते को दिखाएं
और उसे उसके गुणों को बता दें कि देखो कुत्ते के 4 पैर होते हैं, उसके बड़े-बड़े बाल होते हैं और वो चलता है, दौड़ता है। तो उसके मस्तिष्क में ये सूचना बैठ जाएगी। अब वो एक चिड़ियाघर जाएगा कभी, मान लेते हैं, और वहाँ पे उसे कोई बाघ दिखाई देता है, तो वो समझता है कि ये भी कुत्ता है, क्योंकि उसके मन में ये चीज़ पहले से उपस्थित है, या ये कहिए कि उसके स्कीमा में ये चीज़ तैयार है कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं और उसके लंबे बाल होते हैं। लेकिन अगर उसके माता-पिता ये समझाएँ कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, लंबे बाल होते हैं और बाघ के भी होते हैं, लेकिन बाघ जो है कुत्ते की तरह भौंक नहीं सकता, तो उसके स्कीमा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्कीमा जो है वो मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित और व्याख्यायित करने के लिए एक तरह से कहिए कि एक पैकेट का काम करता है, स्टोरेज कह सकते हैं उसको। एक साथ देखें तो स्कीमा जहां हमें किसी चीज़ के बारे में सूचना और उसकी जानकारी का स्टोर रूप होता है, तो वहीं स्कीम जो होता है वो हमें सूचनाओं का अभिव्यक्त रूप दर्शाता है। जैसे कि यदि हम गाय की बात करें तो गाय के 4 पैर होते हैं, 1 पूँछ होती है, 2 सींग होती है, 2 कान होते हैं। इस प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो स्कीमा के अंतर्गत आएँगी। लेकिन जब हम इसे अभिव्यक्त करेंगे, बताएँगे, वो हमारी स्कीम के अंतर्गत आएगी। अगला पॉइंट समझते हैं, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंटरिंग। इस संप्रत्यय का संबंध यथार्थ चिंतन से है। विकेंद्रण का अर्थ है कि कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है। इस संप्रत्यय का विपरीत आत्मकेंद्रण है। शुरू में बालक आत्मकेंद्रित रूप से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर वह विकेंद्रित ढंग से सोचने लगता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो छोटे बालक होते हैं वे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। चाहे उनको कोई खाने की चीज़ दी जाए तो वो चाहेंगे कि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हम ही ले लें, या फिर और भी कई सारी चीज़ों में आप देखते जैसे मम्मी पापा को ही लेके देखें उदाहरण के रूप में, तो वो सोचेंगे कि मम्मी है तो सिर्फ मेरी मम्मी है, और अगर उसके कोई छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो वो चाहेंगे कि वो उनकी मम्मी न रहें, सिर्फ वो उस बालक की माँ या पिताजी रहें। और भी कई सारे देख सकते हैं उदाहरण खाने-पीने की चीज़ों को लेकर के, या फिर माता-पिता के बारे में अगर देखा जाए, उनसे कहा जाए कि मम्मी किसकी हैं, तो वो बोलेंगे कि सिर्फ़ मेरी मम्मी हैं। और जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, तो वो विकेंद्रित रूप से सोचने लगते हैं और उनका ज्ञान जैसे-जैसे बढ़ता है, उनका विकेंद्रण होता जाता है। तो मेरे ख़्याल से आप इसे समझे होंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं हम, और अगला टॉपिक है पारस्परिक क्रिया यानी कि इंटरैक्शन। तो पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बच्चों की प्रौढ़ता पर बल्कि उनके शिक्षण पर निर्भर करती है। यह दोनों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित होती है। यानी कि जो बच्चों में वास्तविकता को समझने और वास्तविकता की खोज करने की क्षमता जो है वो सिर्फ उनकी प्रौढ़ता पर नहीं बल्कि उनके शिक्षण पर भी निर्भर करती है। यानी कि दोनों चीज़ें, अगर किसी बालक की आयु बढ़ती जाए और उसे पर्याप्त शिक्षण न मिले, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या व्यवहारिक रूप से हो या विद्यालयी शिक्षा हो या अन्य जितने भी तरीके हैं शिक्षा प्राप्त करने के, तो केवल आयु बढ़े और शिक्षण न हो तो भी उसका विकास नहीं होगा। और इसी प्रकार अगर उसको सिर्फ शिक्षा दें और आयु न बढ़े, या ये कहिए कि एकदम छोटा बालक है और उसको तमाम दुनिया भर की शिक्षा आप देने लग जाएं, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों के अंतर्गत वास्तविकता को समझने और उसकी खोज करने की क्षमता दोनों, यानी कि शिक्षण पर और उसकी प्रौढ़ता दोनों पर परस्पर आधारित होती है। अब अगला पॉइंट आता है संरक्षण। संरक्षण को हम देखते हैं, यानी कि कंजर्वेशन।
तो पियाजे के अनुसार संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया से है। यानी कि हम देखते हैं कि पियाजे कहते हैं कि संरक्षण का अर्थ वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया जो है वो संरक्षण कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक ओर वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की क्षमता और दूसरी ओर वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा उसके तत्व में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता से है। तो कुल मिला करके कह सकते हैं कि संरक्षण एक इस तरह का टॉपिक है, या संरक्षण उसे कहेंगे जब बालक किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन कर लेगा, भेद को पहचान लेगा। तो आई थिंक आप लोग संरक्षण को समझे होंगे। आज की क्लास के लिए इतना रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम आगे की चीज़ों को जानेंगे। आज हमने जाना जीन पियाजे के बारे में, आगे और भी वीडियो आएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।